हालांकि अंकल वू ने वर्षों से अक्सर अपनी मां की मदद की थी और उन कुछ लोगों में से एक थे जिन्हें उसकी मां अपना दोस्त कह सकती थी। जियान ए ने अंकल वू को अपने बेटे के बारे में कभी नहीं सुना था। उसे देखना तो दूर की बात है। हालांकि जियान ए को पता था कि अंकल वू ने अपने शुरुआती वर्षों में ही अपनी पत्नी को खो दिया था और उन्होंने अकेले ही एक बेटे का पालन पोषण किया था। लेकिन फिर अंकल वू का टोफू स्टॉल एक स्थापित ब्रांड था। वह आमतौर पर बहुत व्यस्त रहता था। तार्किक रूप से कहें तो उनके बेटे के रूप में भाई वू बी को अक्सर मदद के लिए आना चाहिए। हालांकि जियान ए ने उसे इतने सालों में एक बार भी नहीं देखा था। दूसरी ओर लियागजी ने हर दिन सुबह सुबह अपने स्टॉल पर सोया दूध भेजा। लियागजी के बारे में सोचते हुए जियान ए को अचानक याद आया कि उस सुबह क्या हुआ था। क्योंकि उसने अंकल वू के बेटे को कभी नहीं देखा था, उसने लियागजी को, जो सोया दूध देने आया था, वू भी समझ लिया। उस समय लियागजी का जवाब था कि अंकल वू का बेटा उनका बड़ा भाई था। जब जियान ए ने ये सुना तो उसे लगा कि लियागजी मजाकिया है। उसने अंकल वू के बेटे को गैंगस्टर जैसा बना दिया। हालांकि भाई वू बी को पूरे शरीर पर चोटों के साथ सोफे पर लेटे हुए देखकर जियान ए ने अवचेतन रूप से दवा लगाना बंद कर दिया। क्या वह एक गैंगस्टर था? इसके बारे में सोचे बिना जियान ए ने अपने विचार एकत्र किए। बाहर सवेरा हो गया था। जियान ए ने मेडिकल किट हटा दी और सीधे रसोई में चली गई। जब वू बी जागे तो सुबह के लगभग 9 बज रहे थे। बीच में जियान यू अभी भी चिंतित था, इसलिए वह एक बार लौट आया। ये देखकर कि वू बी गहरी नींद में सो रहा था, वह स्टॉल पर लौट आया। जियान ए उसके सामने सोफे पर बैठी थी और एक किताब पढ़ रही थी। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ नोटिस किया हो और ऊपर देखा हो। वू बी को संकुचित आंखों से अपनी ओर देखते हुए देखकर जियान ए ने जल्दी से किताब कॉफ़ी टेबल पर रख दी और आगे चलने के लिए खड़ी हो गई। भाई वू बी, आप जाग रहे हैं? क्या आप कहीं भी असहज महसूस करते हैं? वू बी सो गए और कुछ ताकत हासिल कर ली। उसने अपने होंठ हल्के से मोड़े और एक ज़बरदस्ती मुस्कुराहट प्रकट की। हालांकि वह अपने घाव को उलझाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने तुरंत इसे वापस ले लिया और धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने समय पर उसके शरीर पर घावों को कीटाणुरहित कर दिया है। वू बी ने कहा, धन्यवाद अंकल वू के प्रति अपनी भावनाओं के कारण जियान ए को वू बी के प्रति स्वाभाविक निकटता महसूस हुई। वह मुस्कुराई और बोली, आपका स्वागत है, मैंने आपके लिए दलिया बनाया है, कुछ लीजिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियान ए मुड़ी और जल्दी से रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद वह दलिया का कटोरा लेकर बाहर आई। तब तक वू बी सोफे से उठकर बैठ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि यह उतना गंभीर नहीं था जितना उसने सोचा था। जियान ने राहत की सांस ली। मुझे नहीं पता कि आपको यह मीठा पसंद है या नहीं, लेकिन मैंने इसमें कुछ सफ़ेद चीनी मिलाई है। यह आपके शर्करा स्तर को बढ़ा सकता है। जियान ए ने दलिया को कॉफ़ी टेबल पर रखा और इसे बहुत गर्म होने से बचाने के लिए इसे चम्मच से हिलाया। वू बी ने सूजे हुए चेहरे के साथ चुपचाप जियान ए को देखा। ये लड़की देखने में 15 साल की लगती थी, लेकिन उसकी बातों और हरकतों से किसी युवा वयस्क के स्वभाव का पता चलता था। इस स्वभाव का उसकी उम्र के साथ टकराव होना चाहिए था, लेकिन इसने वू बी को कुछ हद तक जिज्ञासु भी बना दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियान ए की सभी हरकतें बहुत स्वाभाविक थीं, जो अंदर से बाहर तक झलक रही थीं। उसने सोचा कि जब आंटी मेई छोटी थीं तो उनके लिए ये कितना कठिन था। जैसा कि कहा जाता है, कठिनाइयाँ दिल को चमका देती हैं।
शायद इस छोटी बहन ने कई कठिनाइयों का अनुभव किया था और उसके पास जल्दी परिपक्व होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वह अचंभे में था, वूबी के दिल को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी चीज़ ने उसे छू लिया हो। उसके मन में एक बच्चों जैसी मुस्कान चमक गई जब कोई उसका पीछा कर रहा था और उसे भाई कह रहा था। यदि वू शूंग अभी भी जीवित था, तो उसे उसके जैसी ही उम्र की होनी चाहिए। भाई वूबी, इसे पी लो। यदि यह पर्याप्त नहीं है, तो रसोई में और भी है। जियान ने दलिया आगे बढ़ाया और वूबी की ओर देखा। वूबी वापस होश में आया और कटोरा उठाया, शायद इसलिए कि वह भूखा था। इस तथ्य के साथ कि दलिया तरल था, इसलिए इसे पीने पर उसके घाव को नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसने दलिया का छोटा कटोरा 2 या 3 कौर में खत्म कर दिया। ये देखकर जियान जल्दी से दूसरा कटोरा लेने गया और एक बड़ा कटोरा भी बदल लिया। इसने वूबी को इसे नष्ट करने से नहीं रोका। जब उसने 5वां कटोरा खत्म किया, तो जियान ने सोचा कि अगर वह अभी भी और चाहता है, तो बर्तन में कुछ भी नहीं बचेगा। सौभाग्य से वूबी ने कटोरा नीचे रख दिया और बुदबुदाया, मेरा पेट भर गया है। जियान ने राहत की सांस ली और चिंता से पूछा, क्या आप थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं? आप 4 घंटे से भी कम समय तक सोए। वूबी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। जब मैं छोटा था, आंटी मेई अक्सर मुझे गले लगाती थीं। उस समय आपका जन्म भी नहीं हुआ था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे पहली बार इस तरह देखेंगे। जैसे ही वह बोला, वूबी बेबसी से मुस्कुराया, मेरा चेहरा बहुत सूज गया है। ठीक है, आप शायद इसे देख भी नहीं सकते, लेकिन चिंता मत करो, मैं बहुत सुंदर हूँ। जियान वूबी के अप्रत्याशित हास्य पर हंसे। उसने सोचा कि वह एक ठंडा और प्रसन्नचित्त व्यक्ति था, लेकिन उसने उससे मजाक करने की उम्मीद नहीं की थी। इस समय वूबी ने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। सुबह के लगभग 10 बज रहे थे। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और अपना फ़ोन टटोला। वह चला गया था। जियान तुरंत समझ गया। भाई वूबी, आप कॉल करना चाहते हैं? वूबी ने सिर हिलाया। चूंकि घर पर कोई लैंडलाइन नहीं थी, इसलिए जियान के पास उठकर अपने कमरे में जाकर केवल एक नंबर वाला फ़ोन निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसका उपयोग करें। वूली ने फ़ोन देखा और दंग रह गए। यह एक निश्चित विदेशी मोबाइल फ़ोन ब्रांड का नवीनतम मॉडल था। बाजार में कीमत लगभग 10,000 युआन थी। संदेह दूर हो गया, लेकिन वूबी ने अंततः कुछ नहीं पूछा। उसने जल्दी से एक नंबर डायल किया। किसी ने तुरंत पंक्ति का दूसरा छोर उठाया और वूबी की अभिव्यक्ति बदल गई। यहाँ तक कि उसके लाल और सूजे हुए चेहरे से भी वह उसकी गंभीरता को महसूस कर सकती थी। बड़े भाई, क्या वह आप हैं? बड़े भाई, फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति कॉल का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही उसने उसे उठाया, वह उत्तेजित होकर चिल्लाया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका डेसिबल बहुत तेज था कि वूबी ने सहज रूप से भौहें चढ़ा लीं। हालांकि उसने फिर भी उत्तर दिया, यह मैं हूँ, बड़े भाई। क्या आप ठीक हैं? आप कहाँ हैं? मैं आपको ले लूँगा। जब फ़ोन के दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति ने सुना कि वूबी ठीक है, तो उसे ऐसा लगा जैसे वह रो रहा हो। जियान की सुनने की क्षमता तेज हो गई और उसने हर शब्द को सुना। वूबी ने जियान की ओर देखा और जियान ने तुरंत कहा, साउथ सिटी, एली 6, नंबर 13, साउथ सिटी, एली 6, नंबर 13। वूबी ने फ़ोन पर दोहराया, ठीक है, बड़े भाई, मेरी प्रतीक्षा करो, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। फ़ोन रखने के बाद वूबी ने सीधे जियान को फ़ोन नहीं लौटाया। इसके बजाय उसने तुरंत फ़ोन पर एक नंबर दबाया और उसे सेव कर लिया।
मैंने अपना नंबर सेव कर लिया है। यदि आपको भविष्य में कोई समस्या हो तो बेझिझक मुझे कॉल करें। बैयून शहर में मैं कुछ भी निपटा सकता हूँ जिसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है। अगर मैं उन्हें पैसे से नहीं निपटा सकता तो भी मैं उन्हें निपटा सकता हूँ। जियान ए ने पलकें झपकाईं। इस समय वूबी ने पूरी तरह से एक गैंगस्टर की आभा प्रदर्शित की, यहाँ तक कि उसकी पंक्तियाँ भी किसी प्राचीन गैंगस्टर की तरह थीं। जियान ए को नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है, इसलिए वह केवल धन्यवाद कह सकी। उसने फ़ोन उठाया और देखा कि कॉलर आईडी ब्रो वूबी थी। यह वूबी या भाई वूबी नहीं था, ये भाई वूबी था। बस इसे देखकर और स्नेह की प्रबल भावना उत्पन्न हुई। कुछ देर बाद बाहर सड़क से इंजन की आवाज़ आई। यह इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था जैसे कार उड़ रही हो। यार्ड के बाहर ब्रेक की कान भेदी चीख सुनाई दी। इसके तुरंत बाद यार्ड के बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। वूबी ने तुरंत कठिनाई से खुद को संभाला। जियान ए तेजी से उसकी बाँह पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। वूबी ने मना नहीं किया और दरवाजे की दस्तक सुनने से पहले 2 कदम आगे बढ़ गए। वह दरवाजे के पास गया और उसे खोला। उस वक्त दरवाजे पर 3 लोग खड़े थे। नेता दाढ़ी वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसका शरीर लंबा और मोटा था और उसके आधे लंबे बाल वाटर मार्जिन के ली कुई की तरह उसके सिर पर घुंघराले थे। अन्य 2 कमीने लग रहे थे। उनकी उम्र 20 साल से ज्यादा न थी, लेकिन उनके शरीर बहुत पुष्ट थे। तीनों पर चिंतित भावों से पहले लोगों के चेहरे मुरझा सकते थे। उन्होंने वूबी को देखा, जो पहचान से परे बदल गए थे, उनके सामने प्रकट हुए। थोड़ी देर बाद दाढ़ी वाले आदमी ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने उसकी ओर देखा और चिल्लाया, बड़े भाई, आप हैं। ये दाढ़ी वाला आदमी आत्मविश्वास और तेज आवाज के साथ पैदा हुआ लग रहा था। उसकी चीख ने जियान ए को इतना भयभीत कर दिया कि वूबी भी भौहें चढ़ा बैठा। मैं ठीक हूँ, ये सिर्फ सतही चोटें हैं, वूबी ने शांति से कहा, जैसे कि वह व्यक्ति जो सूअर के सिर की तरह सूजा हुआ था वह नहीं था। फिर वह जियान ए की ओर मुड़ा और कहा, आंटी मेई को धन्यवाद देने में मेरी मदद करें। वह कल डर गई थी। जियान ए मुस्कुराया और सिर हिलाया। वापस जाओ और स्वस्थ हो जाओ, जल्दी ठीक हो जाओ। वूबी भी मुस्कुराया, लेकिन वह थोड़ा दुखद लग रहा था। उसने और कुछ नहीं कहा और दोनों नौकरों को यार्ड के बाहर कार की ओर जाने में मदद करने दी। दाढ़ी वाला आदमी सबसे आखिर में गया। उन्होंने जियान ए की ओर देखा और कहा, छोटी लड़की, धन्यवाद। इतना कहकर वह मुड़ा और तेजी से उनके पीछे पीछे चल दिया। कार स्टार्ट हुई और अगले ही सेकंड तेजी से चल पड़ी। जियान ए दरवाजे पर खड़ा था और नीली कार को देख रहा था। यह एक एस्टन मार्टिन थी जिसका बाजार मूल्य 10 मिलियन युआन से अधिक था। भाई वूबी के साथ घटना अचानक घटी और तुरंत समाप्त हो गई। फोन में सेव अतिरिक्त नंबर के अलावा और कोई निशान नहीं था। नाश्ता स्टॉल साफ करने में पूरी सुबह लग गई। उन्होंने मकान मालिक को चाबियां सौंप दीं और वह छोटा बूथ जिसे वे 10 साल से अधिक समय से चला रहे थे, अंततः बंद हो गया। दोपहर में बाई झोउ ने ये कहने के लिए फ़ोन किया कि सब कुछ कमोबेश पूरा हो गया है। जियान ए को लगा कि वह मजाक कर रहा है। आखिर उसे ऐसा करने का काम सौंपे हुए कितने दिन हो गए थे? किसी कंपनी को पंजीकृत करने के लिए आवश्यक अनुमोदन प्रक्रिया बहुत कठिन थी। तार्किक रूप से कहें तो यह इतनी जल्दी नहीं किया जा सका। हालांकि बाई झोउ बहुत आश्वस्त थी, इसलिए जियान ए ने हाइचिंग जिले की एक कॉफ़ी शॉप में उससे मिलने की व्यवस्था की। जियान ए ने साफ कपड़े पहने और बाहर चला गया। कॉफ़ी शॉप को यॉक कहा जाता था।
ये बइयुन वाणिज्यिक भवन की तीसरी मंजिल पर था। अंदर रोशनी धीमी थी और माहौल शांत था। यह उपयुक्त था कि 2-3 मित्र बैठकर अकेले में बातचीत करें। जब जियान ए पहुंचे तो बाई झोउ पहले से ही काफी समय से इंतजार कर रही थी। जब उसने जियान ए को दरवाजे पर देखा तो वह खड़ा हो गया। अंधेरे वातावरण में उसके चांदी जैसे सफ़ेद बाल बहुत आकर्षक लग रहे थे। जियान ए ने उसे एक नज़र में देखा। वह करीब आए और उन्होंने एक दूसरे का आकार बढ़ाया। इससे पहले कि जियान ए कुछ कह सके, बाई झोउ पहले बोली, संप्रदाय मास्टर, आपके कपड़े। जियान ए को पता था कि उसने इस तरह की खूबसूरत जगह के लिए बहुत गंदे कपड़े पहने थे, लेकिन वे उसे दोष नहीं दे सकते थे। उनके सारे कपड़े इसी स्टाइल के थे। चूंकि जब वह 14 वर्ष की थी तब भी वह लिटिल चेरी बॉल के प्रति आसक्त थी। कपड़ों के लगभग हर टुकड़े में ये लिटिल चेरी बॉल चरित्र था। क्या मामला है? जियान ए ने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया और स्वाभाविक रूप से कहा, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। प्यारा, मासूम, जीवंत और युवा। हाँ हाँ। बाई झोउ के मुंह के कोने हिल गए। वह रूखेपन से हंसा और जल्दी से सिर हिलाया। हाँ हाँ, सेक्ट मास्टर का पहनावा आज उत्तम है। वह फैशन के मामले में सबसे आगे हैं। जियान ए ने अपनी आंखें घुमाईं। उसने बाई झोउ के साथ बहस नहीं की। सोफे पर बैठने के बाद वह सीधे मुद्दे पर आ गई। क्या आपने फोन पर कहा था कि सब कुछ ठीक हो गया? बाई झोउ ने भी अपनी अभिव्यक्ति दूर रखी और गंभीरता से सिर हिलाया। फिर उसने एक दस्तावेज निकाला और जियान ए को सौंप दिया। संप्रदाय मास्टर, इसे स्वयं देख लें। हालांकि जियान ए पहले से ही बाई झोउ के सामने बैठी थी, फिर भी उसे इस पर पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ। ये कहा जा सकता है कि वह बाई झोउ की क्षमताओं के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जियान ए एक निगम को पंजीकृत करने के लिए आवश्यक समय और प्रयास को अच्छी तरह से जानती थी। अपने पिछले जीवन में ईस्ट सी रियल एस्टेट कंपनी को पंजीकृत करने की पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में उसे लगभग आधा साल लग गया था। उसने संदेहपूर्वक दस्तावेज खोला। जियान ए ने पन्ने दर पन्ने पलटे और बाई झोउ ने सही समय पर समझाया। संप्रदाय मास्टर, आपके अनुसार इच्छा है कंपनी एम ग्रुप के रूप में पंजीकृत है। पहली सहायक कंपनी ईस्ट सी रियल एस्टेट है और पंजीकरण निधि 1 मिलियन युआन है। अनुमोदन दस्तावेज सभी वहाँ हैं और उन सभी पर मुहर लगी हुई है। कंपनी का कार्यालय स्थान हाइचिंग जिले में है। मैंने एक पूरी मंजिल किराए पर ले ली। एक कंपनी अभी अभी उस स्थान से दूर चली गई है और नवीनीकरण अभी भी स्वीकार्य है। मुझे नहीं लगता कि दोबारा नवीनीकरण की जरूरत है। मैंने पहले ही कंप्यूटर और कार्यालय सामग्री का ऑर्डर दे दिया है। जियान ए ने उन्हें पलटते हुए सुना। उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन वह गुप्त रूप से चौंक गई। ये हो गया। आपने कनेक्शन का उपयोग किया? जियान ए ने उत्सुकता से पूछा। नहीं तो, बाई झोउ ने खुशी से स्वीकार किया। जियान ए ने अपना सिर हिलाया और हंसा। वह अनावश्यक सवाल पूछ रही थी। उसके पास कनेक्शन थे और वे सरल नहीं थे। कंपनी का नाम एम था और यह उसकी मां के नाम में का पहला अक्षर था। सहायक कंपनी ईस्ट सी रियल एस्टेट थी जिसका उपयोग उसने अपने पिछले जीवन में किया था। 2 मिलियन युआन में से कितना बचा है? जियान ए ने दस्तावेज बंद किया और बाई झोउ की ओर देखा। बाई झोउ ने रुककर धीमी आवाज में उत्तर दिया, 5 लाख युआन से भी कम। जियान ए ने सिर हिलाया और कुछ देर सोचा। अंत में उसने बाई झोउ की ओर देखा और कहा, चलो पहले भर्ती करते हैं। हमें कंपनी को जल्द से जल्द चालू होने देना होगा।
अभी कंपनी को पैसा लगाने में मदद करें, मैं इसे भविष्य में तुम्हें लौटा दूंगा। जब उसने सुना कि संप्रदाय गुरु अंततः उसके पैसे का उपयोग करेगा, तो बाई झोउ की आंखें चमक उठीं। ठीक है, संप्रदाय मास्टर, जियान ए को अचानक आराम महसूस हुआ। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसने अपना व्यवसाय जल्दी शुरू कर दिया था, बल्कि बाई झोउ की उपस्थिति के कारण था। सोमवार को मासिक परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया। जीओए, मैं इतना घबराया हुआ क्यों हूँ? स्कूल जाने वाली बस में गुआन ताओ ने असहज अभिव्यक्ति के साथ जियान ए का हाथ पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि वह घबराई हुई थी। जियान ए को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उसने गुआन ताओ पर आंखें झपकाईं। तुम किस बात से घबराए हुए हो? मैं भी नहीं जानता। गुआन ताओ ने जल्दी से 2 सांसें लीं और अपनी छाती थपथपाए। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें कक्षाओं में फिर से नियुक्त किया गया है। मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। जियान ए ये सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। मासिक परीक्षा हर महीने एक बार आयोजित की जाती है। मैंने तुम्हें पहले घबराया हुआ क्यों नहीं देखा? इसके अलावा चिंता मत करो, आप दल में हमेशा शीर्ष 10 में रहते हैं। इस बार आप शीर्ष 50 से कैसे बाहर हो सकते हैं? यह असंभव है। नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है, गुआन ताओ ने तुरंत समझाया। मेरा मतलब है कि हमें फिर से नियुक्त किया जाएगा और सभी छात्र नए होंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी दूसरे स्कूल में स्थानांतरित हो गया हूँ? यह उतना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है जितना आप कहते हैं। कम से कम किंगहुआन और मैं आपके साथ रहेंगे। चिंता मत करो, जियान ए ने कहा। गुआन ताओ ने चुपचाप सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद उसने अचानक कहा, जियो ए, क्या आपको लगता है कि गाओ यान कक्षा 1 में आएगा? मुझे मत बताओ कि आप गाओ यान को पसंद करते हैं। मैं नहीं। गुआन ताओ ने लाल चेहरे के साथ इनकार कर दिया और उसने अपने दिल में नासमझ होने के लिए खुद को डांटा। आप अभी भी इससे इनकार कर रहे हैं। आपके चेहरे पर वही भाव है। जियान ए ने उसकी ओर देखा। मैं सच में नहीं। गुआन ताओ ने अपना चेहरा अपनी छाती में छिपा लिया। उसकी आवाज़ धीमी होती जा रही थी और उसमें कोई आत्मविश्वास नहीं था। जब जियान ए ने ये देखा, तो वह अपनी आंखें घुमाने और आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। युवा महिला, ये समझ में आता है कि आपके किशोर हार्मोन अत्यधिक स्रावित होते हैं, लेकिन आप उन्हें आंख बंद करके स्रावित नहीं कर सकते। गाओ यान पूरे दिन अभिव्यक्तिहीन रहता है और ऐसा लगता है जैसे उसका दिल शुद्ध है और कुछ इच्छाएं हैं। मुझे लगता है कि वह शाओलिन शिष्य जैसा दिखता है। इसके अलावा आप उसे केवल कुछ दिनों से जानते हैं। क्या आपने स्कूल में इतनी अधिक अफवाहें सुनी कि आप उन पर विश्वास करने लगे? क्या आपने रुमाल को प्यार की निशानी के रूप में माना? जियो ए, नाराज मत होइए। गुआन ताओ रुका और दुखी नजर आया। मुझे लगता है कि वह विशेष है। मुझे वह पसंद नहीं है। मैं नहीं हूँ। मैं कसम खाता हूँ। ये सुनकर जियान ए ने एक और लंबी आह भरी। अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में गाओ यांग वास्तव में अधिक परिपक्व था। अपनी विद्वता और समृद्ध पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण गाओ यांग सभी पहलुओं में श्रेष्ठ थे। यहाँ तक कि एरजोंग जैसे महान स्कूल में भी वह मुर्गियों के बीच खड़े क्रेन की तरह था। जियान ए गाओ यांग से नफरत नहीं करता था, बल्कि उसकी प्रशंसा करता था। हालांकि वह गुआन ताओ को चोट पहुंचाना बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं इसका विरोध नहीं करता कि आप किसे पसंद करते हैं। आप किसी को भी पसंद कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप तैयार हों। समझे? जियान ए अंततः नर्म हो गया। वह गुआन ताओ नहीं थी, इसलिए वह गुआन ताओ के लिए निर्णय नहीं ले सकी। यहाँ तक कि किसी को पसंद करना भी बेकाबू था।
अपने पिछले जीवन की तरह उसे भी 3 साल तक लिन यी पर क्रश था। वह इस भावना को भी अच्छी तरह समझती थी। गुआन ताओ ने जियान ए की आंखों में चिंता देखी और द्रवित महसूस किया। अंत में उसने जोर से सिर हिलाया। जियो ए, चिंता मत करो, मैं मूर्ख नहीं बनूंगा। जैसे ही वे स्कूल पहुंचे, सभी ग्रेड की रैंकिंग पहले से ही लोगों से भरी हुई थी। जैसे ही जियान ए और गुआन ताओ पास आए, जिया किंगहुआन ने उन्हें पकड़ लिया। आखिरकार आप दोनों यहाँ हैं। जिया क्विंगहुआन उत्साहित था, उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना। उसने उन्हें अंदर खींच लिया। जब दूसरों ने जियान ए को देखा, तो उनकी आंखों में मिश्रित भावनाएं थीं। कुछ ईर्ष्यालु थे और कुछ तिरस्कारपूर्ण थे। वे सामने की ओर झुक गए। जियान ए ने ऊपर देखा, अपना नाम ढूंढना चाहा, लेकिन उसे तुरंत इसे देखने की उम्मीद नहीं थी। पहला स्थान, जियान ए हो। जियान ए स्तब्ध रह गया और उसने एक पल के लिए भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि उसने उन्हें अपने पिछले जीवन में सीखा था। जियान ए तब भी थोड़ा भ्रमित थी जब उसने देखा कि वह पहले स्थान पर थी। जियो ए, आप पहले हैं। गुआन ताओ जियान ए से अधिक उत्साहित थे। उसने तुरंत जियान ए का हाथ पकड़ लिया और ऊपर नीचे कूद गई। आगे देखने पर लिन यी तीसरे स्थान पर, जिया क्विंगहुआन चौथे स्थान पर, गाओ यांग 5वें स्थान पर और गुआन ताओ 6ठे स्थान पर थे। उन्हें चमत्कारिक ढंग से एक के बाद एक स्थान दिया गया। मैं ये जानता था, हम सभी एक ही कक्षा में जा सकते हैं। जिया क्विंगहुआन भी बहुत खुश थी। उसने उन दोनों की ओर देखा और मुस्कुराई। जियान ए की नज़र दूसरे स्थान पर नाम पर पड़ी, जियान यी। जियान एक सामान्य उपनाम नहीं था, इसलिए जब उसने अपने जैसे ही उपनाम के साथ एक नाम देखा, तो जियान ए मदद नहीं कर सकी लेकिन करीब से देखने लगी। जियान ए, वह दूसरी जगह दूसरे स्कूल से स्थानांतरित होकर आए है। उसका उपनाम आपके जैसा ही है। आप काफी भाग्यशाली हैं। जिया किंगहुआन ने भी जियान यी को देखा। ओह, सच में। गुआन ताओ ने जियान यी का नाम देखा और आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जियो ए, आप लोग उपनाम जियान दुर्जेय हैं। इस व्यक्ति को दूसरा स्थान मिला जब वह अभी अभी यहाँ स्थानांतरित हुई थी। जियान ए बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। हालांकि उनके अलावा यान तियान 17वें स्थान पर थे। यू मेंग्याओ ने भी कक्षा 1 में प्रवेश किया। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि मासिक परीक्षा के दिन बीमारी के कारण अनुपस्थित ली युनमेई को 35वां स्थान दिया गया था। क्या उसने अस्पताल में परीक्षा दी? उनमें से कुछ ने केवल ली युनमेई के कक्षा 1 में प्रवेश के बारे में बुदबुदाया, लेकिन ज्यादा परवाह नहीं की। परिणामों की पुष्टि करने के बाद जियान ए और अन्य कक्षा 1 में चले गए। जब उन्होंने कक्षा का दरवाज़ा धक्का देकर खोला, तो उन्होंने देखा कि कुछ छात्र अंदर बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि उनमें से अधिकांश अभी आसपास नहीं थे। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। सीटें पहले ही व्यवस्थित हो चुकी थीं। प्रत्येक टेबल पर 2 छात्रों के नाम चिपकाए गए थे, जो दर्शाता था कि वे डेस्क में थे। जियान ए अपनी सीट ढूंढने ही वाली थी कि उसने पहली पंक्ति में खिड़की के पास टेबल के कोने पर अपना नाम देखा। वह दूसरे नाम की ओर देखने लगी, जियान यी। जियान ए स्तब्ध रह गया और उसने गुआन ताओ की ओर देखा। ये देखकर कि वह भी मौके पर खड़ी थी और मेज पर नाम देख रही थी, जियान ए तुरंत समझ गई। रैंकिंग के अनुसार सीटों की व्यवस्था की गई थी। गुआन ताओ और गाओ यांग एक ही मेज पर बैठे थे। कक्षा का दरवाजा फिर से खोला गया और लिन यी, गाओ यांग और यान तियान दरवाजे पर दिखाई दिए। लिन यी, हम एक ही टेबल पर बैठे हैं। जब जिया क्विंगहुआन ने उन्हें देखा तो तुरंत उनका स्वागत किया।
लिन यी मुस्कुराईं। क्या? परिणामों से? उद्धरण चिन्ह। जिया क्विंगहुआन ने सिर हिलाया। गाओ यांग, आप गुआन ताओ के समान मेज पर बैठे हैं। जैसे ही उसने ये कहा, उसने यान तियान की ओर देखा और कहा, तुम वापस जाओ। जब यान तियान ने ये सुना, तो उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और अपना बैग दूसरी पंक्ति में ले गया। गुआन ताओ घबराकर अपनी सीट पर बैठ गई। उसके पास मेज के नीचे हाथ रखने की कोई जगह नहीं थी। लेकिन गाओ यान का अभिवादन करते समय वह मजबूत और शांत दिख रही थी। नमस्ते। गाओ यान के चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी और उसकी बुद्धिमान नज़र उसके चश्मे के पीछे छिपी हुई थी। ये सुनकर उसने अभिवादन के रूप में केवल गुआन ताओ की ओर सिर हिलाया। बधाई हो, आपने इस बार अच्छा किया, लिन यी ने जियान ए की मेज पर जाते हुए कहा। लिन यी ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी जो कम ही देखने को मिलती थी, लेकिन वह अब भी पहले की तरह ही खूबसूरत थे। ये सुनकर जियान ए मुस्कुरा दी। मैं बस भाग्यशाली था, लिन यी बेबसी से मुस्कुराया जैसे उसने अनुमान लगाया हो कि जियान ए ऐसा कहेगा। फिर उसने जियान यी के नाम को देखा। मैंने सुना है कि वह नई है। आपका उपनाम भी उसके जैसा ही है। क्या आप उसे जानते हैं? जियान ए ने अपना सिर हिलाया। मैं नहीं। इस समय कक्षा 1 के छात्र एक के बाद एक प्रवेश करने लगे। कुछ ही समय बाद कक्षा भर गई। प्रारंभ में, चूंकि सभी को कक्षाओं में पुनः नियुक्त किया गया था, वे एक दूसरे से परिचित नहीं थे। कक्षा में बहुत शांति थी, लेकिन ये शांति केवल 10 मिनट तक ही रही। सभी ने उनके आसपास बातचीत करने की पहल की। जल्द ही उन्होंने अपने आसपास के नए छात्रों को पहचान लिया। इसी समय कक्षा का दरवाजा फिर से खुला हुआ था और एक शांत और सुंदर लड़की दरवाजे पर दिखाई दी। लड़की का चेहरा बिल्कुल अपरिचित था। वह बहुत ही सुखद और प्यारी पैदा हुई थी और उसके लंबे बाल उसके कंधों तक पहुँचे थे। उसके बालों के सिरों पर प्राकृतिक घुंघराले बाल थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बहुत नम और जीवंत थीं। उसकी लंबी और मुड़ी हुई पलकें थीं और उसके चेहरे की त्वचा छिलके वाले अंडे की तरह चमकदार और पारभासी थी। लड़की का पहनावा और भी अधिक आकर्षक था। उसने उच्च श्रेणी की कस्टम निर्मित पोशाक पहनी हुई थी। उसके टॉप से लेकर उसके जूते और एक्सेसरीज तक, वे सभी उसके लिए सिलवाए गए थे। वह स्पष्ट रूप से लगभग 15 वर्ष की थी, लेकिन उसने जो एहसास दिया वह बिल्कुल अलग था। वह बहुत पश्चिमीकृत दिखती थी, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत उत्कृष्ट था। लड़की ने सामने आते ही सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया। अचानक ध्यान से उसका चेहरा लाल हो गया। ठीक इसी वजह से वह और भी अधिक नाजुक और आकर्षक दिखाई दी। अरे, वह बहुत सुंदर है। एक लड़का आहें भरने के सिवा कुछ नहीं कर सका। क्या आप नए हैं? मैंने पहले वर्ष में ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी। सही, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। हे भगवान, उसकी त्वचा बहुत अच्छी है ना? मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। उस पोशाक की कीमत 10,000 युआन होनी चाहिए, है ना? कार्टियर का एक हार। अब और चर्चा होने लगी। लड़की दरवाजे पर डरी हुई खरगोश की तरह बेचैनी से खड़ी थी। यही इसी समय अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। कक्षा में हंगामा बंद हो गया। सभी ने आवाज के स्रोत को देखा और महसूस किया कि लड़की का नाम पुकारने वाला व्यक्ति ली युनमेई था, जो अचानक उसके पीछे आ गया था। जियान यी भी स्तब्ध था। वह पीछे मुड़ी और ली युनमेई को अपने पीछे देखा। जियान यी इस तरह उत्साहित लग रही थी मानो उसने अपने उद्धारकर्ता को देख लिया हो। जियो मेई, ये तुम हो। यी, तुम चीन में वापस आ गए हो। ली युनमेई भी बहुत उत्तेजित थे। उसने जियान यी का हाथ पकड़ लिया। जब मैंने अभी अभी रैंकिंग देखी, तो मैं चौंक गया।
मैं सोच रहा था कि क्या आप वापस आ गए हैं। मुझे ये सच होने की उम्मीद नहीं थी। जियान यी को तभी आराम मिला जब उसने ली युनमेई को देखा। वह इतनी जोर से मुस्कुराई कि लड़कों ने अपनी लार निगल ली। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी सीट तक ले जाऊंगा, ली युनमेई ने जियान यी का हाथ खींचते हुए कहा और कक्षा में प्रवेश किया। जियान ए की तरह उन्होंने एक नज़र में जियान यी की सीट देखी। जब ली युनमेई ने जियान ए को खिड़की के पास बैठे देखा तो उसका चेहरा काला पड़ गया। वह खर्राटे लेती हुई बोली, कितना बदकिस्मत, यही आपके साथ एक ही मेज पर क्यों बैठी होगी। जियान ए कुर्सी के सामने झुक गया और ली युनमेई को ठंडे भाव से देखा। उसने उपहास किया, अगर वह मेरे साथ एक ही टेबल पर नहीं बैठती है तो क्या आप मेरे साथ एक ही टेबल पर बैठना चाहेंगे? आप योग्य नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। कौन आपके समान मेज पर बैठना चाहेगा? आप गरीब हैं, ली युनमेई ने डांटा। जियान यी, जो किनारे पर था, ने जल्दी से ली युनमेई की आस्तीन खींची और अपना सिर हिलाया। जियोमेई, हम सभी सहपाठी हैं, बहस मत करो। पहले जो कुछ हुआ था उसके कारण ली युनमेई पहले से ही गुस्से से भरी हुई थी। जियान ए ने अपने परिवार को 3 मिलियन युआन का धोखा दिया। ली युनमेई अभी तक इस पर काबू नहीं पा सकी थी। यी, उसकी हानिरहित उपस्थिति से मूर्ख मत बनो। ये जियान ए हमारे वर्ष 1 में शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों के साथ खेलने के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले उसने लिन समूह के युवा मास्टर से उसे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। बाद में उसने जिया समूह की उत्तराधिकारी के साथ दोस्ती करने की पूरी कोशिश की। वह साउथ सिटी की एक जंगली लड़की है। उसके तरीके शानदार हैं। बोलते समय ली युनमेई ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखें विभत्स थीं। अंत में ली युनमेई ने उपहास किया, क्या आप जानते हैं कि उसकी माँ क्या करती है? मैंने सुना है कि वह थप्पड़। इससे पहले कि ली युनमेई अपने व्यंग्यात्मक शब्द खत्म कर पाती, उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। सभी की सांसें रुक गईं और कक्षा तुरंत शांत हो गई। जियान ए की कार्रवाई इतनी अचानक थी कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे सका। उन्होंने उसे अपनी सीट पर खड़े होकर तिरछी नज़र से ली युनमेई की ओर देखते हुए देखा। उसकी आंखों में कोई गर्मी नहीं थी। उसने एक एक शब्द कहा, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी जबान मोड़ दूंगी। उसकी बातें दबंग थीं। छात्रों ने जियान ए को ऐसे देखा जैसे वह प्लेग की देवता हो। उनके मूल्य नष्ट हो गए। क्या यह अभी भी जियान ए था? क्या जियान ए पर किसी राक्षस का कब्जा था? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? तुम फूहड़। ली युनमेई को होश आया और वह चिल्लाने लगी। वह उस पर झपटने ही वाली थी कि तभी जियान यी ने त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। जियोमेई, शांत हो जाओ। ली युनमेई बिल्कुल भी शांत नहीं थी। जियान ए ने उसे पूरी कक्षा के सामने थप्पड़ मार दिया था। वह अपने सहपाठियों के सामने घमंडी और घमंडी होने की आदी थी। अब जब उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा गया था तो स्वाभाविक रूप से वह इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकती थी। जियान ने, अगर मैं आज तुम्हारा चेहरा नहीं फाड़ूंगा तो मुझे ली युनमेई नहीं कहा जाएगा। ली युनमेई ने क्रोधित शेरनी की तरह अपने दांत और पंजे निकाले। जियान यी कमजोर और नाजुक थी। वह ली युनमेई को रोक नहीं सकी और केवल उसे मना सकी। जियोमेई, लड़ो मत, हम सभी सहपाठी हैं, चलो अच्छे से बात करते हैं। ली युनमेई पागल हो गई थी। वह जियान यी के बंधनों से मुक्त हो गई और जियान ए के बालों पर अपना हाथ लहराया। जब सभी ने सोचा कि जियान ए को पीटा जाएगा तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियान ए जल्दी से अपना हाथ उठाएगी और ली युनमेई की पतली कलाई पकड़ लेगी। सबने मन ही मन शाप दिया,
वह बहुत तेज थी। फिर जियान ए ने एक शब्द भी नहीं कहा और मेज पर ली युनमेई का हाथ दबा दिया। उसने अपना दूसरा हाथ तेजी से मेज पर घुमाया और उसके हाथ में एक तेज फाउंटेन पेन आ गया। जियान ए अभिव्यक्तिहीन था। उनके खूबसूरत चेहरे पर कोई भी भाव नजर नहीं आ रहा था। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और पेन की नोक तेज और ठंडी थी क्योंकि यह तेजी से ली युनमेई के हाथ के पिछले हिस्से पर लगी। ये देखकर सभी ने सहजता से कहा और अपना सिर घुमा लिया। वे उसकी ओर देखना सहन नहीं कर सके। ली युनमेई ने अपनी आंखें भी बंद कर लीं और इतनी डर गईं कि उन्होंने अपना शरीर सिकोड़ लिया। कक्षा में तुरंत एक अजीब सी शांति छा गई। ली युनमेई को जो चीख निकालनी चाहिए थी वह प्रकट नहीं हुई। सभी ने धीरे से देखा और देखा कि ली युनमेई के हाथ के पिछले हिस्से पर निशाना लगाने वाला फाउंटेन पेन मेज पर सीधा खड़ा था। जहां फाउंटेन पेन मारा गया वह ली युनमेई के हाथ का पिछला हिस्सा नहीं था बल्कि उसकी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों के बीच का अंतर था। सबने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा कि ली युनमेई को आज खून दिखेगा। ये कोई मजाक नहीं था। हे भगवान, तुमने तो मुझे इतना डरा दिया कि मेरी मौत हो गई। यहाँ तक कि जिया क्विंगहुआन ने भी सांस छोड़ी। आखिरकार वे केवल हाई स्कूल के छात्र थे। ऐसे खूनी मंजर के बारे में सोचकर ही उसे डर लगने लगा। जियान ए बहुत साहसी है। क्या होगा अगर उसने गलत तरीके से उसके हाथ पर वार किया? क्या ली युनमेई का हाथ अपंग नहीं हो जाएगा? हाँ, ये बहुत डरावना है। क्या आपने यह नहीं कहा कि जियान ए नर्म है? ये कैसे नर्म है? वह टाइटेनियम मिश्र धातु से भी अधिक सख्त है। यहाँ तक कि एक खरगोश भी जब चिंतित होता है तो काट लेता है। शायद उसे एक कोने में धकेल दिया गया था। छात्र अभी भी डरे हुए थे, लेकिन वे बुदबुदाना नहीं भूले। ली युनमेई, क्या आपका काम हो गया? इस समय लिन यी, जो उनके सबसे करीब थे, ने बात की। लिन यी की राय में ली युनमेई परेशानी की तलाश में थी। उसने पहले जियान ए को तालाब में धकेलने की हिम्मत की। इतनी कम उम्र में वह इतनी शातिर थी। यदि जियान ए ने विरोध नहीं किया होता तो ली युनमेई ने उसे धमकाया होता। ली युनमेई ने लिन यी की वजह से जियान ए को धमकाया। अब जब लिन यी उस पर आरोप लगा रही थी तो ली युनमेई को तुरंत बहुत गलत महसूस हुआ। उसका अहंकारी चेहरा तुरंत उदास हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उदास होकर लिन यी की ओर देखा और कहा, लिन यी, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? जब लिन यी ने उसे इस तरह देखा तो वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। उसे लड़कियों को रोते हुए देखना नफरत था। हालांकि वह ली युनमेई को पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी कठोर नहीं कहा। ली युनमेई ने तुरंत अपने हाथ से अपने चेहरे पर आंसू पोंछे। वह जियान ए की ओर मुड़ी और तपाक से बोली, जियान ए, ये खत्म नहीं हुआ है। जियान ए ने जब ये सुना तो उसने केवल तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य किया। जब वह अपनी सीट पर वापस बैठी तो उसने ली युनमेई की ओर देखा भी नहीं। ली युनमेई इतनी गुस्से में थी कि वह गुस्से में थी। हालांकि वह पहले ही आज खुद को पीड़ित और शर्मिंदा कर चुकी थी। अगर वह फिर भी नहीं रुकती तो सब उस पर हंसते। वह केवल अपने दांत पीस सकती थी और अपनी शिकायतों को अपने पेट में निगल सकती थी। वह गुस्से में अपनी सीट पर लौट आए। जियान यी भी जियान ए के पास बैठ गया। जो कुछ हुआ उससे वह डर गई। जियान यी ने जियान ए की ओर देखने की हिम्मत नहीं की जब उसने सोचा कि कैसे जियान ए ने फाउंटेन पेन उठाया था और बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर वार कर दिया था। हमारा उपनाम एक ही है। क्या संयोग है? जियान यी ने उसका स्वागत करने की कोशिश की। उसके हाथ उत्सुकता
से उसके कपड़ों के कोने को पकड़े हुए थे। जियान ए ने ऊपर देखा और अति सुंदर दिखने वाले नए डेस्कमेट पर नजर डाली। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, एक गंजा बूढ़ा आदमी हाथ में पाठ्यपुस्तक लेकर कक्षा में आया। धिक्कार है, यह महान ऋषि सूर्य है। किसी ने उस व्यक्ति को पहचान लिया और तुरंत चिल्लाया। महान ऋषि सन का मूल नाम सन दाशेग था। उन्होंने लगातार 6 वर्षों तक प्रांत के सबसे उत्कृष्ट शिक्षक का खिताब जीता था। वह ईयर वंस के लिए शिक्षा नेता थे। ऐसा कहा जाता था कि वह सर्वशक्तिमान था। उन्होंने जिन कक्षाओं का नेतृत्व किया, उन्हें हर महीने समूह में प्रथम स्थान दिया गया। जिन छात्रों को उन्होंने पढ़ाया था, वे स्कूल की सम्मान दीवार को भरते हुए प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में पहुँचे। वह बइयुन शहर में एर्जोंग का जीवित साइनबोर्ड था। इस समय सभी को ये पूर्वाभास था कि महान ऋषि सूर्य कक्षा 1 में प्रकट होंगे। इस बार सर्वोत्तम ग्रेड वाले 50 लोगों को एक ही कक्षा में नियुक्त किया गया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों से मिलाना होगा। महान ऋषि सूर्य मंच पर आए और वहां खड़े हो गए। हालांकि वह गंजा था, फिर भी उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी और उसकी उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वह औसत कद का था और थोड़ा मोटा था। जब वह सीधा चेहरा नहीं रखते थे, तब वे काफी दयालु दिखते थे, लेकिन ज्यादातर मामलों में उनका चेहरा सीधा रहता था। फिर उसने अपना चश्मा अपनी नाक के ऊपर चढ़ाया और पूरी कक्षा का हल्के से निरीक्षण किया। जब उन्होंने देखा कि कोई सीट खाली नहीं है, तो उन्होंने कहा, हेलो छात्रों, मैं सुन दाशेग, आपका नया शिक्षक हूँ। आप इस वर्गीकरण परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ हैं। मुझे आशा है कि आप भविष्य में भी कड़ी मेहनत कर सकते हैं और सुस्त नहीं होंगे। अध्ययन करें और अच्छा सुधार करें। भविष्य में आप देश के एक प्रसिद्ध स्कूल में दाखिला लेंगे और अपने माता पिता और स्कूल के लिए गौरव हासिल करेंगे। छात्र तुरंत ताली बजाने के लिए पहुंच गए। जब सुन दाशेग ने देखा कि छात्र अच्छी स्थिति में हैं, तो उन्होंने संतुष्टि में सिर हिलाया। उन्होंने तुरंत कहा, अब से हमारी कक्षा आत्म अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करेगी। यदि आपकी पढ़ाई में कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से संवाद करें। इसलिए हम उन फैंसी क्लास समितियों का चयन नहीं करेंगे। आइए बस एक क्लास मॉनिटर चुनें। मैंने देख लिया है। कक्षा 1 में पिछली कक्षा का मॉनिटर छात्र जिया क्विंगहुआन था। क्या वह अभी भी कक्षा 1 में है? शिक्षक, मैं यहाँ हूँ। जिया क्विंगहुआन ने अपना हाथ उठाया और उत्तर दिया। सुन दाशेग, जब उसने ये देखा तो सिर हिलाया। फिर आप क्लास मॉनिटर बने रहेंगे। इतना कहने के बाद घंटी बजी। सुन दाशेग ने अपना रुख बदला और सभी से कहा, हर कोई अपनी गणित की किताब खोलें और पलटें। हालांकि सुन दाशेग का व्याख्यान अभिव्यक्तिहीन था, लेकिन ये लुभावना था। गणित सोच का एक बहुआयामी क्षेत्र था। सन दाशेग की शिक्षण पद्धति ने बड़ी चतुराई से रुचि के कई बिंदुओं को काट दिया, जिससे छात्र अनायास ही उनके विचारों का अनुसरण करने लगे। कौन सा छात्र इस प्रश्न को हल कर सकता है? सुन दाशेग ने चाक की धूल को अपने हाथ पर थपथपाया और नीचे बैठे लोगों की ओर देखते हुए पूछा। मौन। ये देखकर सुन दाशेग ने मेज पर रखे छात्र रजिस्टर को उठाया और उसकी ओर देखा। उसने यूं ही अपना मुंह खोला और एक नाम पढ़ा। छात्र जियान यी कौन है? जियान यी जल्दी से उठ खड़ा हुआ। शिक्षक, यह मैं हूँ। सुन दाशेग ने जियान यी की ओर देखा और कहा, मैं देख रहा हूँ कि आपने इस महीने गणित की परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त किए हैं। आओ और इस प्रश्न का उत्तर दो। जैसे ही वह बोल रहा था, सुन दाशेग ने नाम सूची को देखा और कहा, छात्र जियान ए ने भी पूरे अंक प्राप्त किए। आप में से कौन छात्र जियान ए है? ये सुनते ही जियान ए उठ खड़ी हुई।
सुन दाशेग ने देखा कि वे दोनों एक ही मेज पर बैठे थे और दंग रह गए। उनके उपनाम जियान थे, क्या वे बहनें हो सकती हैं? हालांकि दूसरे विचार में, यदि वे बहनें होतीं, तो उनमें से एक के नाम पर 2 पाठ्यक्रम क्यों होते जबकि दूसरे के नाम पर 3? ऐसा नहीं होना चाहिए। आओ और इस प्रश्न को भी हल करो। जियान ए और जियान यी ने एक दूसरे को देखा और मंच तक चले गए। अरे, उन्होंने गणित में पूरे अंक प्राप्त किए। क्या वे पागल हैं? यह सही है। मासिक गणित परीक्षा के प्रश्न बहुत कठिन हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए कम से कम 5 विकल्प हैं, और उनमें से सभी सही हैं। इस समय जियान उपनाम वाली 2 लड़कियां निस्संदेह अपने दिलों में राक्षस बन गई थीं। जियान ए और जियान यी हाथों में चौक लेकर ब्लैकबोर्ड के सामने खड़े थे। उन्होंने प्रश्न को हल करना शुरू नहीं किया बल्कि इसके बारे में सोच रहे थे। नीचे छात्र भी सोच रहे थे। उनमें से कुछ के पास कुछ विचार थे, लेकिन उनमें से अधिकांश के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह थे। बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। यदि आप इसे हल नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। ये प्रश्न वास्तव में आपके ज्ञान के दायरे से थोड़ा परे है। सुन दाशेग ने दोनों छात्रों पर दबाव कम करने की कोशिश की। इस समय जियान यी पहले चले गए। उसने अपनी 2 ज़ेड जैसी उंगलियों से चाक को दबाया और उसे जल्दी जल्दी हल करना शुरू कर दिया। आश्चर्य की बात यह है कि उसकी लिखावट सुंदर थी। जियान यी की विचार प्रणाली बहुत स्पष्ट और सहज थी। सुन दाशेग किनारे खड़ा था और पढ़ते समय सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। अंत में जियान यी ने समीकरणों की 14 पंक्तियां सूचीबद्ध की और अंत में एक उत्तर प्राप्त किया। x = 5। दूसरी तरफ जियान ए ने चलना शुरू कर दिया। कई लोगों ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या जियान ए जियान यी के उत्तर की नकल कर रहा था? हालांकि जैसे हर कोई हैरान था, जियान ए ने पहले ही सवाल हल कर लिया था। जियान यी की समीकरणों की लंबी 14 पंक्तियों की तुलना में जियान ए ने केवल 5 पंक्तियों का उपयोग किया, लेकिन अंतिम उत्तर x = 5 था। यहाँ तक कि सुन दाशेग भी स्तब्ध रह गए। केवल तीसरे वर्ष के छात्रों को ही पता होगा कि जियान ए की विधि का उपयोग करके प्रश्न को कैसे हल किया जाए। उत्तर वही है। दूसरे सूत्र का क्या मतलब है? मैंने इसे कभी नहीं सीखा। मुझे नहीं पता। यह इतना आकर्षक है कि मैं इसे समझ नहीं सकता। सुन दाशेग अपने होश में वापस आए और जियान ए और जियान यी को प्रशंसा की दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। सभी लोग ताली बजाएं और दोनों छात्राओं का हौसला बढ़ाएं। ये सुनकर सभी ने तालियां बजाईं। सुन दाशेग ने फिर समझाया, आप दोनों ने इस समस्या को हल करने के लिए 2 अलग-अलग विचारों का उपयोग किया। जियान यी का विचार वह ज्ञान बिंदु है जो मैंने अभी आपको बताया था। जियान ए द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि सरल लगती है, लेकिन यह वास्तव में और भी अधिक कठिन ज्ञान बिंदु है। ये तीसरे वर्ष की गणित की पाठ्य पुस्तक में एक सूत्र है। जब उन्होंने ये सुना तो हर कोई चौंक गया। वर्ष 3 के लिए ज्ञान अंक। वे केवल वर्ष 1 सेमेस्टर के पहले भाग में थे। जियान ए को भी पता था वर्ष 3 के लिए सूत्र। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह पूरे अंक प्राप्त कर सकी। उसकी नज़र में प्रथम वर्ष में गणित 1+1 जितना सरल था। लिन यी तुरंत बाईं ओर मुड़ गई। हालांकि जियान यी बीच में बैठा था और उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर रहा था, फिर भी उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। अप्रत्याशित रूप से जियान यी इस पल में घूम गया और लिन यी की नज़रों से मिला। लिन यी की अभिव्यक्ति उससे मिलती जुलती थी। उज्ज्वल और सुंदर लड़के की आंखों में प्रशंसा और कोमलता ने जियान यी को शर्मा दिया और अपना सिर दूसरी ओर कर लिया।